क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। देखो, मुझे पता है कि आप इस चैनल पर सिर्फ एक्सप्लोर करने आते हो। अगर आपकी काम की चीज़ आपको मिलती है तो आप रुकते हो, वरना आप बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हो और इसमें कोई दिक्कत है भी नहीं। लेकिन मैं फिर भी आपके लिए हमेशा कंटेंट बनाना प्रेफर करता हूँ कि अगर आपको आपके लिए कुछ बनाया जाए तो वो जेन्युइन और वैलिड हो। तो जैसे कि आपके सामने एक और क्लास 9 का पीएम श्री में आया केंद्रीय विद्यालय का प्रीडिक्ट टेस्ट 3 के लिए एआई का पेपर है, जो कि हम बिल्कुल साधारण तरीके से सोल्व करेंगे और इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ के थ्रू सोल्व करेंगे। अगर आप सब्सक्राइब करते हो और आने वाले टाइम में आप जुड़े रहते हो तो जितने भी क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करते हैं उनकी सॉल्यूशन पीडीएफ अटैच करके हम मेंबरशिप वाले बच्चों को दे देते हैं, प्रोवाइड करा देते हैं जो मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा पेड वाला वर्जन हो गया कि आप अगर पीडीएफ चाहते हो तो वैसे मिलती है। तो अगर आप फिर से इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको आज मैं दिखाऊंगा कि पीडीएफ किस प्रकार से बनती है और किस प्रकार से आपको मिलती है। तो आइए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपका पेपर सिंपल सी चीज़ है, 60 नंबर का होगा, 60 मिनट का होगा, मैक्सिमम मार्क्स आपके 25 होंगे एआई के पेपर में। और इसके बाद क्योंकि डायरेक्ट फाइनल पेपर्स की तरफ आप बढ़ रहे हो तो आपका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। काफ़ी टाइम वेस्ट कर भी दिया हमने। और हाँ, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ़ यू। आपके नए साल की आपको बहुत बहुत बधाई। और पिछले साल से आप एक अपनी गंदी आदत हटाएंगे अपने इस साल और एक नई अच्छी आदत जोड़ोगे, और उस डेली अपनी जो अच्छी आदत है उसको डेली आप एक तरह से कह लो मैनिफेस्ट करोगे कि आप ये पूरे साल निभाओगे। ठीक है, तो आई होप आप सब ये फॉलो करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट पर चलते हैं। फर्स्ट कहता है, एमडी गुलाटी स्टार्टेड विद अ स्मॉल शॉप विद हिज फोकस, dedication and clear ideas. MDH became one of the most popular brand in India besides having a good reputation all over the world. Which, देखो ये एक स्टेटमेंट दे दिया, एक कह लो कि एक बिजनेसमैन की जर्नी बताई गई है। आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी सफलता में कौन सी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल दिखती है। ठीक है, तो जैसे विच सेल्फ मैनेजमेंट स्किल इज़ क्लियरली विजिबल इन द गिवन स्टेटमेंट, तो कौन सी है आप कह सकते हो। जैसे मोटिवेशन, डिसिप्लिन एंड फोकस, ये बताई गई है, आप ही लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन यू ब्रिंग द माउस ओवर अ फाइल इन फाइल एक्सप्लोरर इट विल शो द डिटेल्स ऑफ दैट फाइल। दिस इज नोन एज, व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज बेसिकली ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्या होगा आइए बताइए। अच्छा, कोशिश किया करो, जब मैं क्वेश्चन करता हूँ तो उससे पहले आप आंसर देने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, होवर। क्वेश्चन 3 पर आते हैं। एजर्शन, स्टेटमेंट और रीजन आपके सामने। एजर्शन बेसिकली अ डॉक्टर वर्क्स फॉर अ रिनोन्ड हॉस्पिटल, एक डॉक्टर है जो कि बहुत वेल नोन हॉस्पिटल के लिए काम करता है। रीजन क्या है? द स्टेटमेंट गिवन अबव इन इज एग्जांपल ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। तो ये क्या है, सही है? वेज एम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है, तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपको पता है कि दोनों सही है, दोनों गलत है। एक सही है या रीज़न उसका सही है, या एक गलत है रीज़न उसका गलत है। इस तरह से ऑप्शन 4 आपको दिए गए हैं और इसका आंसर आपको पता है कि बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डैश द वर्क इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड नोटिंग हाउ वी स्पेंड अवर टाइम एंड एनालाइजिंग हाउ टू स्पेंड अवर टाइम इफेक्टिवली। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए, ऑर्गेनाइजिंग, प्रायोरिटाइजिंग, कंट्रोलिंग और ट्रैकिंग। तो बेसिकली ये क्या है, अपने आप को ट्रैक करना होता है। जैसे ही आप देखो, ट्रैकिंग द वर्क इज़ ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग, नोटिंग हाउ वी स्पेंड अवर टाइम। तो आप ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे, आप ट्रैक कर रहे हो अपनी डेली डे टू डे लाइफ में क्या क्या काम कैसे कर रहे हो, कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हो, कैसे एनालाइज कर रहे हो, सब ट्रैकिंग के अंदर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ट्रैकिंग इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग हाउ time is spent analyzing that data to improve efficiency and productivity in time management. Question number 5 पर आते हैं। Efforts are made to increase the solar power. Efforts are made to increase the solar power generation so that our electricity needs are met and at the same time we do not pollute the environment or use of natural resources. Which SDG मतलब which SDG can you relate this statement to? तो अब बताओ, पहले तो SDG क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आपको इसका आंसर पता होना चाहिए।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा गोल है जो रिलेट करता है दिस स्टेटमेंट से? तो ऑप्शन ए है लाइफ ऑन लैंड, बी है क्लीन वाटर सैनिटेशन, सी है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डी है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़। तो आपका आंसर क्या होगा? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। असर्शन एंड रीजन, फिर से एक स्टेटमेंट आपको दिया, एक रीज़न आपको दिया, बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है और क्या उसके हिसाब से रीज़न आपका सही है या गलत है। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि वन कैन बी अ गुड सिंगर वाइल द अदर कैन बी अ ग्रेट एथलीट। तो एक कोई गुड सिंगर हो सकता है तो दूसरा एक अच्छा एथलीट हो सकता है। रीज़न क्या है? ह्यूमंस पोसेसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बट एट डिफरेंट लेवल्स। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल दोनों बात सही है और रीज़न भी इसका सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट ये है कि देयर आर 4 लेयर्स इन अ न्यूरल नेटवर्क। और स्टेटमेंट क्या है? दूसरा, द फर्स्ट लेयर ऑफ द न्यूरल नेटवर्क इज नोन एज द आउटपुट लेयर। तो क्या ये अपने आप में सही है? देखो, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ठीक है। तो आपका बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। क्यों? क्योंकि न्यूरल नेटवर्क डज नॉट ऑलवेज हैव 4 लेयर्स। आप लिखोगे डज नॉट ऑलवेज हैव न्यूरल नेटवर्क neural network does not always have 4 layers, ठीक है, and it must have at least 3 layers. It must have, एक सेकेंड, it must have at least 3 layers, ठीक है। इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। इनपुट, हिडन एंड आउटपुट लेयर, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ये बात दोनों ही गलत थी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। डैश इज एक्सटेंशन ऑफ पाइथन सोर्स फाइल फॉर्मेट। तो क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्या होगा? तो पी वाई इज एक्सटेंशन ऑफ पाइथन सोर्स फाइल फॉर्मेट। देखो, पाइथन से पी वाई निकला और वही आपका एक्सटेंशन फॉर्मेट पाइथन का सोर्स फाइल फॉर्मेट बना। पाइथन सोर्स फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन बना पी वाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। मेंशन 2 एग्जांपल ऑफ मशीन्स दैट आर स्मार्ट बट नॉट एआई। स्मार्ट तो हैं बट एआई नहीं है। तो ऐसी 2 मशीन्स कौन सी हैं? ऑप्शन कोई भी लिख लो। वॉशिंग मशीन स्मार्ट मशीन है, कैलकुलेटर स्मार्ट मशीन है, माइक्रोवेव और आप वॉशिंग मशीन, कैलकुलेटर और माइक्रोवेव, ठीक है। टेलीविज़न भी आ सकता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ मशीन कैन ऑल्सो बिकम इंटेलिजेंट इफ इट इज़ ट्रेन्ड विद डैश विच हेल्प्स देम अचीव इट्स टास्क्स। तो क्या होगा इसका आंसर? गैस करिए। तो अगर देखो, एआई किस चीज़ से बना है? एआई तो पूरा ट्रेन ही डेटा के ऊपर हुआ है। तो ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, लेकिन ऑप्शन के साथ भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपका आंसर डेटा होगा। मशीन कैन ऑल्सो बिकम इंटेलिजेंट इफ इट इज़ ट्रेन्ड विद डेटा विच हेल्प्स देम अचीव इट्स टास्क। 11th क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स है। इज़ अ फुली ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन एन एग्जाम्पल ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस? नो, फॉल्स। ये क्या है? स्मार्ट मशीन है। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजन, स्पॉटिफाई, यूट्यूब एक्सेट्रा शो अस रिकमेंडेशंस बेस्ड ऑन व्हाट वी लाइक। तो व्हाट इट इज़? तो एआई बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम होता है। क्या होता है? एआई बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। एक्सप्लेन हाउ एआई वर्क्स इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया। तो कैसे वर्क करता है एआई? फर्स्ट है गूगल सर्च इंजन, सेकंड है वॉइस असिस्टेंट और थर्ड है ई कॉमर्स वेबसाइट। तो देखो, गूगल सर्च इंजन में एआई क्या काम करता है, आइए वो देखते हैं। एआई एनालाइजेस कीवर्ड्स।
कीवर्ड्स को एनालाइज करता है और उसके हिसाब से सर्च इंजन पहले से प्रिडिक्ट कर पाता है कि यूज़र क्या चाहता है, यूज़र बिहेवियर को टू शो द मोस्ट रेलिवेंट सर्च रिजल्ट्स। ठीक है, वॉइस असिस्टेंट कैसे काम करता है? वॉइस असिस्टेंट के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर कि AI कन्वर्ट्स स्पीच टू टेक्स्ट, AI कन्वर्ट्स स्पीच टू टेक्स्ट and understand the intent and respond intelligently। ठीक है। एंड ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे काम करती हैं? बेसिकली AI रिकमेंड करता है प्रोडक्ट्स को। AI यहाँ पर लिख लेते हैं अपना आंसर कि AI recommend products by learning from users browsing and purchasing patterns। ठीक है, ये तीनों चीज़ हो गई आपकी। इसके बाद ट्रू फॉल्स पर आता है क्वेश्चन नंबर 14। AI सिस्टम्स आर ओनली एज गुड एज द डेटा दे ट्रेन ऑन। बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। तो जितना अच्छा डेटा होगा उस पर, जितने अच्छे डेटा पर ट्रेन होगा AI उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये अपने आप में ट्रू है, फॉल्स नहीं है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। What do you understand by AI, ML and DL? तो AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI क्या है? आर्टिफिशियल। इसको प्रॉपर लिख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें आप क्या लिखेंगे कि टेक्नोलॉजी that enables machines to mimic human-like intelligence such as learning, decisions making and problem solving। ML क्या होता है? बेसिकली मशीन लर्निंग, machine learning a subset of AI in which machines learn patterns from data without being explicitly programmed। ठीक है। एंड DL लास्ट, डीप लर्निंग।
तो डीप लर्निंग अ सबसेट ऑफ ML है। that uses deep neural network with many layers to learn complex patterns। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। न्यूरल नेटवर्क इज अ मैश ऑफ मल्टीपल न्यूरॉन्स, जिसको हम नोड्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से आते हैं। मेंशन बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेनिफिट्स आपको बताने, तो क्या हो सकते हैं? इजी टू रीड एंड राइट, ठीक है। दूसरा हो सकता है लार्ज कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज, तीसरा हो सकता है सपोर्ट्स AI, ML एंड डेटा साइंस, चौथा हो सकता है क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी, और पांचवा लास्ट हो सकता है स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ट्रू और फॉल्स है। सम ऑफ द लर्निंग अप्रोचेज फॉर AI मॉडलिंग आर सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लीनिंग एंड रीएनैक्टमेंट। तो ये क्या सही है क्या गलत है? ये बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नाइनटीन्थ क्वेश्चन आपके सामने। इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डैश ऑपरेटर इज यूज टू मल्टीप्लाई नंबर्स। तो व्हाट ऑपरेटर्स? डैश ऑपरेटर इज यूज टू मल्टीप्लाई नंबर्स। तो मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? बेसिकली ध्यान रखना, ये वाला जो होता है ऑपरेटर, ये यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। नेम ऑल द स्टेजेस ऑफ AI प्रोजेक्ट साइकिल। AI प्रोजेक्ट साइकिल के सारे सबके नाम बताने हैं आपको, जैसे कि प्रॉब्लम स्कोपिंग, यहाँ पर साफ पेज पर लिखते हैं, ब्लू कलर से लिखते हैं। प्रॉब्लम स्कोपिंग, डेटा एक्विजिशन, मॉडल बिल्डिंग, मॉडल इवैल्यूएशन। ठीक है, ये 5 आपके स्टेजेस हो गई AI प्रोजेक्ट साइकिल की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। ट्रू और फॉल्स आपके सामने है। सेंसर इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ डेटा एक्विजिशन। क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। तो सेंसर डेटा का सोर्स होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है ऊपर से कि सेंसर इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ डेटा एक्विजिशन। क्वेश्चन 22 पर आता है। व्हाट डू यू मीन बाय सिंटैक्स ऑफ अ लैंग्वेज। तो सिंटैक्स ऑफ अ लैंग्वेज क्या होता है? ऑप्शन ए मीनिंग ऑफ सेंटेंस होती है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस होता है, सिमेंटिक्स ऑफ सेंटेंस होता है, सिनोनिम ऑफ द सेंटेंस होता है। तो बेसिकली ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा आपका। ठीक है, बी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर।
सेक्शन बी की तरफ आते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 23, लिस्ट 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस बताओ कौन सी हो सकती है। तो कौन सी हो सकती है आपके हिसाब से? खुद कभी कभी खुद भी दिमाग लगा लिया करो, ठीक है। लिस्ट 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 2 के बजाय मैं आपको 5 बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कितने भी नंबर का आ सकता है, कुछ नहीं पता। यूज सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। बी रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स ओपिनियन, तीसरा डू नॉट फॉर्म assumptions, on culture, region or geography। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस कि काफ़ी शोर आ रहा है पीछे से, क्योंकि आपको पता ही है न्यू ईयर सब सेलिब्रेट कर रहे हैं तो किसी को रोक नहीं सकते। कम्युनिकेट इन पर्सन, ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन एज मच एज पॉसिबल। ठीक है। यूज़ विजुअल्स का यूज़ करना है। इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। एक और लिख सकते हैं कि टेक हेल्प ऑफ अ ट्रांसलेटर। टू ओवरकम डिफरेंसेस इन लैंग्वेजेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, जिसमें कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिंग गोल्स इन लाइफ। और सेकंड क्वेश्चन है हाउ इज सोसाइटी हेल्पिंग एंटरप्रेन्योर्स इन देयर बिजनेस। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों ही देख लेते हैं कैसे होगा। देखो अब PDF पर चलते हैं, जो आपकी सॉल्यूशन की PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसमें 23rd क्वेश्चन को हम देखते हैं कि 24th हमारे सामने है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिंग गोल्स इन लाइफ। तो बेसिकली आप देखो कि द प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग इन योर लाइफ हेल्प्स यू डिसाइड ऑन हाउ, कैसे आप लाइफ को जीते हो। अगर आप गोल डिसाइड कर लेते हो, कैसे आप उनको चाहते हो, ठीक है। वेयर यू वांट टू बी, कहाँ आप होना चाहते हो, अपने आप को कहाँ पहुँचाना चाहते हो, एंड हाउ यू वांट टू बी इन द फ्यूचर, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है कि प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग इन योर लाइफ हेल्प करता है आपको। जो एक प्रोसेस है ना कि आप हमेशा गोल सेटिंग की बात करते रहते हो, जिस प्रोसेस में आ जाते हो कि हाँ मेरा ये गोल है, वो गोल है, ये गोल है, वो क्या करता है, वो हेल्प करता है आपको ये डिसाइड करने में कि कहाँ आप अपनी लाइफ, हाउ टू लिव योर लाइफ, कैसे आप अपनी लाइफ जियोगे, वेयर यू वांट टू बी, कहाँ आप जाना चाहते हो और आप कहाँ फ्यूचर में होंगे। दूसरा पॉइंट है इट हेल्प्स यू टू फोकस ऑन द एंड रिजल्ट इंस्टेड ऑफ लेस इंपॉर्टेंट वर्क। ये फोकस करता है आपको कि आपको देखो, जब जैसे ही आप गोल सेट करते हो ना, तो आपको गोल पर फोकस होने लगता है। उसके लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें आप उन पर ध्यान देने लगते हो बजाय डिस्ट्रैक्शन के। तीसरा पॉइंट है दिस विल मेक यू सक्सेसफुल इन योर करियर एंड पर्सनल लाइफ। और ये आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है आपकी पर्सनल लाइफ में। और पार्ट पर क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ इज सोसाइटी हेल्पिंग एंटरप्रेन्योर्स इन देयर बिजनेस। तो सोसाइटी कैसे हेल्प कर रही है एंटरप्रेन्योर्स को उनके बिजनेस में। तो ऑप्शन फर्स्ट है कि क्रिएटिंग नीड्स, लोगों की ज़रूरतें बन रही हैं, ड्राइविंग डिमांड थ्रू चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। तो लोगों की जो कंज्यूम करने की प्रेफरेंस है, पहले लोग नीम की पत्ती से ब्रश करना पसंद करते थे, लेकिन अब सबको ब्रश चाहिए। फिर ब्रश से क्या हुआ, फिर इलेक्ट्रिक ब्रश चाहिए अब सबको। तो ज़रूरतों के हिसाब से कंजम्पशन बदल रही है, और बदल रही है तो एंटरप्रेन्योर्स को फ़ायदा होता है, जिससे कि वो और ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना पाए, नई नई इन्वेंशन कर पाएँ और अपना बिजनेस कर पाएँ। प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल, सप्लाइंग इसेंशियल रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। तो सप्लाई हो रहा है इसेंशियल रिसोर्सेज का प्रोडक्शन के लिए। थर्ड पॉइंट है फैसिलिटेटिंग ट्रेड। तो ट्रेड को फैसिलिटेट करने का मतलब है एक्टिंग एज अ मार्केट प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। तो आपके पास जो ट्रेड करने के लिए फैसिलिटीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। एक्टिंग एज अ मार्केट प्लेस फॉर बाइंग, और आप एक्ट करते हो एज अ मतलब कहीं पर भी आप खरीदने और बेचने के लिए एक तरह से मार्केट की तरह बिहेव करते हो फिर उसका।
जनरेटिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट को जनरेट करता है सोसाइटी, कैसे कंट्रीब्यूट करती है थ्रू इन्वेस्टमेंट्स एंड कंज्यूमर परचेज। तो जब कोई कंज्यूमर कुछ चीज़ खरीदता है, पैसे देता है या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो एंटरप्रेन्योर्स को डायरेक्ट सपोर्ट होता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का फाइनेंशियली सपोर्ट होता है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। मेंशन एनी 2 ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट लीड टू एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। क्वेश्चन नंबर 25 पे हम देखते हैं कि हमसे कहा गया है कि कोई भी 2 एक्टिविटीज़ बताओ हमारी, आपकी, ह्यूमंस की, जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की तरफ, तो कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती है? एक्टिविटीज़ जो एनवायरमेंट को डिग्रेडेशन की तरफ ले जाती हैं, जैसे यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, एक, पेस्टिसाइड्स, दूसरा, फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो फॉर इंक्रीज और एक्सेट्रा, जैसे पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना, ये क्या है? एनवायरनमेंट को डिग्रेडेशन की तरफ ले जाता है। फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए आप पेस्टिसाइड का यूज़ करो, लेकिन क्रॉप का प्रोडक्शन तो होगा, बट पेस्टिसाइड का यूज़ भी तो नुकसानदायक है ना। तो कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट फॉर पर्सनल यूज़, फॉरेस्ट को पर्सनल यूज़ के लिए कट डाउन करना, ये भी एक बैड और कह लो क्या एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन का ही एक एग्जांपल हो गया। एनवायरनमेंट में कोई भी नेचर को हार्म पहुंचाने वाली चीज़ को ही एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बोलेंगे। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की तरफ हर वो कदम होता है जो आप देखते हो कि नेचर से जुड़े हुए लोग एज अ अननेचुरल चीज़ें करते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट में रहने वाले लोग फॉरेस्ट काटने लगते हैं, जो खेती करते हैं वो खेती में लापरवाही करते हैं, या उसमें कोई गलत चीज़ मिलाने लगते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। और ये तो टॉप मेजर कारण है ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। ऑल ऑफ अस यूज़ स्मार्टफोन्स, हम सब फ़ोन्स यूज़ करते हैं। व्हेन वी इंस्टॉल अ न्यू ऐप इट आस्क्स अस फॉर सेवरल परमिशंस। सही बात है, जब भी हम कोई एक नया फ़ोन, हम हर कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, और जब भी हम कोई नया ऐप यूज़ करते हैं तो वो हमसे कुछ परमिशंस मांगता है अपने फ़ोन में एक्सेस करने के लिए, जैसे कि डेटा इन डिफरेंट वेज। वाई डू ऐप कलेक्ट सच डेटा, क्यों कोई ऐप इस तरह के डेटा को कलेक्ट करना पसंद करता है? तो बेसिकली आप देखो कि इसलिए कलेक्ट करता है, ऐप्स कलेक्ट डेटा फॉर द फॉलोइंग रीजंस। ये आपके सामने 2 रीजंस लिखे हुए हैं। पहला कि कस्टमाइज्ड नोटिफिकेशन, देखो आपको नोटिफिकेशन वही आएंगे जो आपको ज़रूरत है, तो टू सेंड पर्सनलाइज्ड अलर्ट्स एंड रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन यूज़र प्रेफरेंस एंड बिहेवियर। तो मान लो आपने कोई ऐप डाउनलोड किया जिसमें आधी चीज़ आपको पसंद है, आधी आपको पसंद नहीं है, तो जो पसंद है उसके हिसाब से नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए आप क्या देते हो? एक्सेस देते हो, और यही एक्सेस डेटा को रीड करता है और उसके हिसाब से प्रिफर्ड रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंप्रूव करता है टू एनहेंस द एप्स परफॉर्मेंस एंड यूजेबिलिटी बाय एनालाइजिंग यूज़र इंटरेक्शन। तो वही यूज़र का इंटरेक्शन और यूजेबिलिटी को देखकर परफॉर्मेंस बेहतर करता है और इन्हेंस करता है ऐप को बेटर रिस्पॉन्ड करने के लिए। ऐप की भी तो मदद करता है वो आपके बारे में जान करके, आप उसके बारे में, जब ऐप आपके बारे में जान गया तो आपको बेहतर सर्विस देने के लिए ऐप अपने आप को इम्प्रूव करता है, ठीक है। और इसके भी आप पर दूसरा क्वेश्चन क्या है और पार्ट में, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इन पाइथन कोड का आउटपुट आपको देना है। जो क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं अपने, ये हमारी PDF है, इस तरह से आपको आंसर्स मिलेंगे। 27 का क्वेश्चन का आंसर है, स्टेटमेंट टेम्पलेट है, फिर आपको ये डायग्राम के साथ समझाया जाएगा, लेयर्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको PDF मिलेगी अगर आप ज्वाइन करते हैं हमारी मेम्बरशिप को। क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा हो गया। 5th मेंशन 2 ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो गई। 26 हो गया और पार्ट पर आ गए हैं, राइट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। तो फॉलोइंग पाइथन कोड से हमारे पास ये रहे, प्रिंट 5 + 8/3 और प्रिंट 3 + 7 - 2। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। एट 3 परफॉर्म कैसे होगा? परफॉर्म्स इंटीजर ठीक है, फ्लोर
डिवीजन, जिसमें कि 8/3 = 2 होगा। फ्लोर डिविजन्स राउंड द क्वोशेंट, जिसमें आपका क्या होता है, नियरेस्ट इंटीजर 5 + 2 सिंपल 7 हो जाएगा, जिसमें कि इज परफॉर्म्ड आउटपुट क्या आया, आउटपुट आया आपका 7। सेकंड का 3 + 7 - 2 आउटपुट 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने। 27वां क्वेश्चन है आपके सामने। 27 के बाद आपका 27 के लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए। अखिल वांट्स टू लर्न हाउ टू स्कोप द प्रॉब्लम फॉर एन AI प्रोजेक्ट। एक्सप्लेन हिम द फॉलोइंग। 4W प्रॉब्लम कैनवास और प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट। तो देखो अपने आंसर पे चलते हैं, जो हमने PDF में प्रोवाइड करा है। तो 27 में फर्स्ट प्रॉब्लम सी रही, अखिल वांट्स टू लर्न हाउ टू स्कोप द प्रॉब्लम फॉर एन AI प्रोजेक्ट। एक्सप्लेन करते हैं इसको। 4W प्रॉब्लम कैनवास। फर्स्ट पॉइंट है, द प्रॉब्लम वाज कैनवास हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द की एलिमेंट्स रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। द 4Ws आर हु, व्हाट, वेयर, वाई। ठीक है, द हु ब्लॉक हेल्प्स इन एनालाइजिंग द पीपल गेटिंग अफेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्यू टू द प्रॉब्लम। डायरेक्टली अफेक्टेड होते हैं जो लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रॉब्लम से, वो हु हो गए। वाट हो गया, ब्लॉक हेल्प्स यूज टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, कि क्या उसका क्या नेचर, मतलब कि क्या कारण है, वाट आ गया इसमें। फिर द वेयर, ब्लॉक हेल्प्स अस टू लुक इनटू द सिचुएशन इन विच द प्रॉब्लम अराइजेस, कहाँ पर वो प्रॉब्लम अराइज हुई है, तो उसके लिए वेयर आ गया आपका, कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट एंड द लोकेशंस वेयर इट इज़ प्रोमिनेंट। और लास्ट आपका वाई, ब्लॉक सजेस्ट to use the benefits which the stakeholder would get from the solution and how it will benefit them as well as the society। तो क्यों वो, कैसे वो काम कर रहा है, कैसे वो हेल्प पहुंचा रहा है, कैसे वो बेनिफिट पहुंचा रहा है स्टेक होल्डर्स को, कैसे वो बेनिफिट पहुंचा रहा है एज अ सोसाइटी, तो कैसे वो प्रोवाइड कर रहा है सॉल्यूशन को। इस तरह से आप इन चारों W को देखते हो। बी पार्ट कहता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट क्या है, अवर स्टेक होल्डर्स हु have a problem that need what, when, while, context, location, situation, where। इसके बिहाफ पर an ideal solution would be have a problem that, जिसमें solution होगा why का। और पार्ट पर आता है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 का लास्ट क्वेश्चन का पार्ट है, what is neural network। एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ लेयर डायग्राम, गिव एनी वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ न्यूरल नेटवर्क। एंड न्यूरल नेटवर्क के बारे में पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, 100% चांसेस है। तो न्यूरल नेटवर्क इज अ कंप्यूटेशनल मॉडल इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। एक तरह से ऐसे मान लो एक ऐसा AI ब्रेन जो बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है और इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। इट कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स, नोड्स मतलब न्यूरॉन्स, अरेंज्ड इन लेयर्स। ईच न्यूरॉन प्रोसेस इनटू इनपुट डेटा एंड पास आउटपुट टू द नेक्स्ट लेयर। तो एक तरफ से कोई डेटा आया,
लेयर में से निकला, नेक्स्ट लेयर में पहुंचा, इस तरह से काम करता है। न्यूरल नेटवर्क आर वाइडली यूज्ड इन मशीन लर्निंग फॉर टास्क सच एज इमेज रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन, प्रिडिक्शन एंड क्लासिफिकेशन। तो इनपुट लेयर, फिर हिडन लेयर और फिर आउटपुट लेयर। तो ये इनपुट लेयर है, फिर ये हिडन लेयर है और फिर ये आउटपुट लेयर है। ठीक है, तो इनपुट लेयर से डाटा इन हिडन लेयर में गया, और फिर हिडन लेयर से आउटपुट लेयर से निकला। ये आपका डायग्राम हो गया। ठीक है, इसके बाद आप पेयर ऑफ न्यूरल नेटवर्क में इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर क्या होती है ये लिखेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट लेयर जो होती है न्यूरल नेटवर्क की, जिसको इनपुट लेयर बोलते हैं, वो लेयर करती है क्या, कोई भी मतलब लेयर कैरीज आउट नो प्रोसेसिंग, इट जस्ट टेक्स द इनपुट डेटा एंड पास इट इनटू द नेक्स्ट कनेक्टेड लेयर। इसमें बेसिकली कोई प्रोसेस नहीं होता, कोई काम नहीं है इसका, सिर्फ डेटा को लेना और पास करना अगले हिडन लेयर में। हिडन लेयर का काम है, द रोल ऑफ हिडन लेयर इज प्रोसेस करना इनपुट लेयर्स को एंड कैरी आउट अ टास्क, और उस टास्क को परफॉर्म करना। देयर कैन बी मल्टीपल हिडन लेयर्स, और इसमें काफ़ी हिडन लेयर में ना मल्टीपल लेयर्स हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क बीइंग परफॉर्म्ड। और टास्क कितना ज़्यादा मुश्किल है, कितना कॉम्प्लेक्स है, उसके बिहाफ पर हिडन लेयर्स की संख्या डिपेंड करती है। आउटपुट लेयर बेसिकली सिंपली एक लेयर है जो कि फाइनल आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई है। एग्जाम्पल ऑफ न्यूरल नेटवर्क क्या है, कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क्स। ये क्या है आपके एग्जाम्पल में आता है, इट इज़ यूज फॉर इमेज प्रोसेसिंग एंड रिकॉग्निशन। एग्जाम्पल के तौर पर आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स एंड पिक्चर्स। तो जितने भी आप ऐसा एआई मॉडल देखते हो जिसमें वो पिक्चर्स को पहचानता है, तो वो किस पर काम करता है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स पर। ठीक है, CNN पर। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे अपने पेपर में। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। वीडियो को लाइक कर दिया करो, और प्लीज़ 9th क्लास के बच्चों आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लो, और मैं आपको बेस्ट आपके पेपर्स बेस्ट सॉल्यूशन के साथ लाता रहूँगा और बेहतर परफॉर्म करवाता रहूँगा। भले ही पेपर आपके कम आए, बट एटलीस्ट आप जुड़े रहें। आई रिक्वेस्ट यू, आप जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। छुट्टियां खत्म हो गई हैं। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। मिलते हैं, बाय बाय।